कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूँ तो ये पता होना चाहिए कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका सोर्स कहाँ से आया है, और ये बेसिकली इंडिया ने कैसे इंटरप्रेट किया है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं और अगर टॉर्ट की भी बात करूं तो ये बेसिकली एक सब्सटेंटिव लॉ है एज कंपेयर टू प्रोसीजर लॉ। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है सब्सटेंटिव लॉ में प्रोसीजर लॉ में? ये डिफरेंस है कि जब भी हमें किसी सब्सटेंटिव लॉ की बात करेंगे तो वो लॉ हमें अपनी राइट्स के बारे में बताएगा। ठीक है, those law which basically define your rights are basically called substantive law as compared to the procedure law which defines only procedure। ठीक है, तो सब्सटेंटिव लॉ सिर्फ आपको अपनी राइट्स बताएगा। फॉर एग्जांपल कल को कोई ऑफेंस होता है, मर्डर फॉर एग्जांपल, तो ये बता रहा है कि अगर मर्डर होता है तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो, जाके आप एफआईआर लिखवा सकते हो और आप आगे ऐसे क्या कर सकते हो, प्रोसिक्यूट कर सकते हो। तो ये क्या बता रहा है आपको, अपनी राइट्स के बारे में बता रहा है कि ये चीजें आप लोगों की राइट्स है। ठीक है, अब किस कोर्ट में जाना है, किसको स्यू करना है, कौन सा एफिडेविट कोर्ट में लगेगा, किस पुलिस ऑफिसर के पास जाना है, किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी। ठीक है, ये सारी बातें प्रोसीजर लॉ में बताई जाती है, जैसे कि आपका क्रिमिनल में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल में सिविल प्रोसीजर कोड, इन बारों में या जितनी भी आप लोगों की प्रोसीजर है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, यस अंजलि। आफ्टरनून सर। सर जैसे भी आपने एग्जांपल बताया कि मर्डर का, तो मर्डर में सब्सटेंटिव तो ये हो जाएगा कि उसका राइट क्या है, और प्रोसेस में उसका प्रोसेस बताया जाएगा प्रोसीडिंग में, ये है। यही समझ तो सर ये बोलो बताओ। तो सर ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट में दोनों प्रोसेस आते हैं फिर तो? नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में ये तो बताता है कि इस तरह का ब्रीच हुआ है या फिर इन पार्टीज ने ब्रीच किया है, बट कौन से कोर्ट में जाना है, किस मैजिस्ट्रेट में केस फाइल होगा इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो आप लोग, फॉर एग्जांपल दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अब एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाई। ठीक है, या तो कुछ ऐसी इम्पॉसिबिलिटी होगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया फ्रस्ट्रेशन के कारण, तो वो पार्टीज किस कोर्ट में जाके जाएगी, किसका जुरिस्डिक्शन होगा, ये सारा प्रोसीजर लॉ बताता है। ठीक है, प्रोसीजर लॉ यानी सिविल प्रोसीजर कोड कॉन्ट्रैक्ट में। सर यस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक बार दोबारा बताना चाहिए। हाँ ठीक है, ओके ओके राहुल, जस्ट होल्ड ऑन। कॉन्ट्रैक्ट लॉ बेसिकली मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तरह का सब्सटेंटिव लॉ है। आज हम डिफरेंस सीख रहे हैं कि सब्सटेंटिव लॉ प्रोसीजर लॉ में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे कि सब्सटेंटिव लॉ आप लोगों को ये बताएगा कि आप लोगों की राइट्स क्या है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन है, ये क्या बता रहे हैं, आप लोगों की राइट्स बताइए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की ये राइट्स ब्रीच हुई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा, या ये राइट्स वायलेट हुई तो हमारी राइट्स क्या हो जाएगी, वायलेट हो जाएगी। सिर्फ इतना बताता है। तो जो पर्टिकुलर बेयर एक्ट्स आप लोगों को आपकी राइट्स के बारे में बताते हैं उसको हम बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ। और जो जो पर्टिकुलर बेयर एक्ट्स आप लोगों को प्रोसीजर के बारे में बताते हैं, किस कोर्ट में जाना है, किस पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट के पास जाना है, कहाँ हमारा केस फाइल होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक तरह का सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये बेसिकली इंग्लिश कॉमन लॉ से आया है। मतलब जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंग्लैंड रिलेटेड लॉज से पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कुछ इंग्लैंड के लॉज रहे होंगे, ठीक है, उन्हीं बातों को हमने कोडिफाइड कर दिया है, जिसे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलते हैं। मतलब ये समझ लो, इंग्लिशमैन यानी अंग्रेजों ने कुछ चीजें ऐसी बनाई, उनके लॉ को हमने एक पर्टिकुलर बुक में कोडिफाइड कर दिया। कोडिफाइड का मतलब डिफाइन कर दिया कि इस चीज का ये मतलब है, ये सेक्शन यहाँ पे डिफाइन है और इसका ये मतलब है, दैट्स इट। तो हमने क्या कर दिया, कंपाइलेशन कर दिया उनके ही लॉस को। किनके लॉस को, ब्रिटिशर्स के लॉस को। तो जजों ने जितने भी प्रीसीडेंट्स के थ्रू अपने डिसीजन सुनाए, ऑफ कोर्स कोर्ट में डिसीजंस होते हैं, ठीक है, और कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं कि ये लॉ ऐसे फॉलो होगा, इसका सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा। जैसे कि आपने टॉर्ट में पढ़ा होगा एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल। हैंड रेस किया है, यस यस ऋतिक। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे जो अभी कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारे सेक्शंस हैं, तो वो सेक्शन हमें कैसे यूज करने हैं वो हमें सिविल प्रोसीजर बताता है?
नहीं, सिविल प्रोसीजर नहीं इंटरप्रेट करना पड़ता है, आपको पर्टिकुलर इलस्ट्रेशंस दूंगा या फिर कोई कॉन्सेप्ट दूंगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। प्रोसीजर सिर्फ ये बताता है कि किस कोर्ट में केस लगेगा, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, किसी एफिडेविट को फाइल करने का, ठीक है, किसके जुरिस्डिक्शन में वो केस आएगा और किस कोर्ट में जाके लगेगा, कितने अमाउंट का केस है। ऐसा भी तो हो सकता है कोई केस फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का है तो 10,000 रुपए का केस यहाँ पे जाएगा, 1 लाख से ऊपर का केस इसके कोर्ट में जाएगा, 10 लाख से ऊपर का तो फिर- कोर्ट इसके कोर्ट में जाएगा। वो प्रोसीजर बताता है। तो फिर मैं राइट से पहले प्रोसीजर नहीं पढ़ने चाहिए? नहीं, नहीं चलते हैं पहले आपको राइट्स पता होंगे आप लोगों के, तभी तो पता लगेगा कि प्रोसीजर क्या है। पहले आप प्रोसीजर जान लो, आपको ये नहीं पता हो कि आपकी राइट्स क्या है। तो पहले आपको अपना हक पता होना चाहिए, तभी तो लड़ोगे। प्रोसीजर तो लड़ने का तरीका है, अगर पता ही नहीं हो आपका हक क्या है तो क्या आप लड़ सकोगे? द आंसर इज नो, ठीक है। तभी आप लोगों को सबसे पहले राइट्स पढ़ाया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो इसका ओरिजिन समझ आया कि कहाँ से ये बना है। तो जैसे एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात बता रहा था, एब्सोल्यूट लायबिलिटी सबको पता होगा कि ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है। अगर कोई चीज, कोई डेंजरस चीज एस्केप होती है किसी की फैक्ट्री से या फिर कहीं पे एस्केप होती है, एक मिनट में म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, डन। नाउ देयर विल बी नो डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो जैसे एब्सोल्यूट लायबिलिटी आप लोगों को ये बता रहा है कि कोई डेंजरस चीज अगर कोई लैंड पे लाता है और उसका एस्केप हो जाता है, ठीक है, तो उसके एस्केप होने जाने से अगर सामने वाले को डैमेज होता है तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, सामने वाले को डैमेज देना पड़ेगा। ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल हमारे इंडियन कोर्ट्स ने क्या किया था, डेवलप किया। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात करूं, ये इंग्लिश कॉमन लॉ से आया है, ब्रिटिशर्स से आया है। उनके लॉ को ही हमने मॉडिफाई करके एक बेयर एक्ट बना दिया जिसको हम बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। अब ये बना कब, इसकी डेट आपको लिख रही है 25 अप्रैल 1872, लेकिन ये फोर्स में कब आया, ये क्वेश्चन आएगा आपसे। इट केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872, दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन एक तरह से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे जाके पूछा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट का फोर्स कब हुआ, ये नहीं पूछा आपसे बना कब है। मतलब इसके जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने सेक्शंस है, कब फोर्स में आए, कब एप्लीकेबल हुआ। इट इज द डेट ऑफ फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872, पहली बात ये। अब दूसरी बात ये बताता है, जो एक इंपॉर्टेंट सेविंग क्लॉज है, जो आप लोगों को डाउट भी होता है कि क्या सर ये कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल हर जगह एप्लीकेबल होंगे। पूछ रहा था ऋतिक भी मेरे से पूछ रहा था कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स है वो हर पर्टिकुलर बेयर एक्ट में फॉलो होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट का अपना ही रूल है, यही पूछ रहा था ऋतिक शायद, ठीक है। तो आप लोगों को सेविंग क्लॉज दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रीन पे सेविंग क्लॉज दिख रहा है। सेविंग क्लॉज का क्या मतलब है, अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, नथिंग हियर इन कंटेन्ड shall affect the provision of any statute, act or regulation, बट यहाँ तक पढ़ते हैं, इसका हिंदी इंट्रोडक्शन करते हैं। नथिंग यानी कुछ भी, यहाँ पर हेयर इन जो इस बेयर एक्ट में लिखा हुआ है वो किसी भी प्रोविजन या फिर वो स्टैचू हो, एक्ट हो या रेगुलेशन हो, उसको इफेक्ट नहीं करेगा। क्या लिखा हुआ है, नथिंग हेयर इन कंटेन, जितने भी प्रोविजन है इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में वो किसी भी स्टैचू, एक्ट और रेगुलेशन को इफेक्ट नहीं करेंगे। एक्ट तो पता लग गया आपको, जैसे नेगोशिएबल एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, जितने भी हमने पढ़े थे, इंडेमनिटी गारंटी भी पढ़ा था हमने, ठीक है, सेल ऑफ गुड एक्ट भी पढ़ा था। तो यानी कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स उसको इफेक्ट नहीं करेंगे। साफ साफ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, नथिंग हियर इन कंटेन्ड, व्हाट डज इट मीन, मतलब यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखी हुई है वो किसी स्टैच्यू, एक्ट और रेगुलेशन को क्या करेगी, उस पर इफेक्ट नहीं डालेगी, यानी उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रभाव मीन्स, अभी प्रभाव क्या है, यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर रखा है स्टैच्यू और एक्ट को और रेगुलेशन को। रेगुलेशन क्या होते हैं और स्टैच्यू क्या होते हैं। देखो, रेगुलेशंस तो आपके सब लेजिस्लेशन बनाते हैं, जैसे रूल्स, आ रहा हूं मैं जरा राहुल आपके पास, यस आ रहा हूँ ऋतिक, ठीक है। रूल्स क्या होते हैं, रूल्स की अगर मैं बात करूं तो रूल्स आर मीन्स टू बी ब्रोकन। उन रूल्स को बचाने के लिए जो रेगुलेशंस बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेशंस। रूल तो बना दिया कि इतने रुपए का फाइन है फॉर एग्जांपल,
ये रूल बना दिया कि हेलमेट उतारा तो फॉर एग्जांपल 2000 का फाइन है, ये रूल है। बट रेगुलेशंस क्या होते हैं, अगर आप 2000 रुपये फाइन नहीं दोगे तो आपको कोर्ट प्रोसिक्यूट करेगा, आप जेल में भी जा सकते हो, वो रेगुलेशंस हो गए। रूल्स और रेगुलेशंस एक डिफरेंट टर्म है, दूसरी बात ये है, ठीक है। तीसरी बात, स्टैचू अभी एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ स्टैचूज ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट बना देती है और वो छोटे छोटे प्रोविजंस के लिए एप्लीकेबल होते हैं, जैसे एमसीडी का कोई रूल बना दिया, स्टैचू बना दिया, ठीक है, या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ स्टैचू बना दिया गवर्नमेंट ने जो बेसिकली एक्ट में कन्वर्ट होके नहीं आया, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैचू बोलते हैं। नाउ योर क्वेश्चंस। यस ऋतिक। सर जैसे जिसकी बेरेक्ट नहीं होती, जैसे टोट हो गया हमारा, स्टैचू लोगो बता रहा था। डायरेक्ट हो गया, टोट क्या हमारा, बोल रहे हो? सर जैसे हमारा टोट हो गया वो स्टैचू लो हो गया। स्टैचू लॉ नहीं बोल सकेंगे हम, ठीक है, उसे अनकोडिफाइड लॉ बोलेंगे कि वो कोडिफाइड होके कंपाइल होके एक पर्टिकुलर बुक में नहीं आया अभी टॉट लॉ, ठीक है। स्टैचू सर लॉ फिर एक कोई भी हो तरीके से वही सकता है। बात, सर वही बात होगी ना, जिसकी बेरेक्ट नहीं है वो स्टैचू लो है। ऐसा भी नहीं है, कुछ जिनके बेरेक्ट नहीं है कि वो एग्जैक्टली स्टैचू में कन्वर्ट हो। आपने देखा होगा कुछ गवर्नमेंट आपके पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल कुछ ऑफिसेज है, उसके अपने भी पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, स्टैचूज होते हैं, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर कोडिफाइड भी होते हैं और वो एक्ट भी नहीं होते, तब भी हम उनको क्या बोलते हैं कि वो स्टैचू है। जैसे अगर मैं कोई सर कंपनी ले लूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ी कंपनी का नाम ले लूं या फिर किसी कंपनी का नाम ले लूं कि उसके रूल्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो बेयर एक्ट में तो आते नहीं है, वो किस में आते हैं, वो स्टैचू में आते हैं। मतलब ऐसी चीज जो कोडिफाइड नहीं है वो स्टैचू तो है, ठीक है, बट ऐसे भी एक्सेप्शंस है जो कोडिफाइड है बट वो एक्ट भी नहीं है, ऐसे भी एक्सेप्शंस है। दैट सर इज इसके माई, एग्जांपल्स दे दो कुछ। वही बता रहा हूँ मैं आपको, कोई कंपनी है या फिर फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट का ऑफिस है, एमसीडी फॉर एग्जांपल। अब एमसीडी के भी कुछ स्टैचूज होंगे जो बेरेक्ट नहीं है लेकिन उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनको हम स्टैचूज बोलते हैं। कोई भी अपने डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स होते हैं कि इंक्वायरी कैसे करना है, केस कैसे करना है। जब हम बोलते हैं ना पुलिस ने एक काम किया, तो पुलिस डिपार्टमेंट की भी एक पर्टिकुलर स्टैचूज होते हैं जिनको हम वो बोलते हैं कि हम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाएंगे, उसके बाद अपना डिसीजन लेंगे, आपने सुना होगा। तो उनके भी अपने पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, ठीक है, उसके उसको भी हम एक तरह का स्टैचू बोल सकते हैं इन पर्टिकुलर केसेस। यस दीपांशु। सर इसकी एक बार फर्स्ट लाइन का मतलब फिर से बताना। ओके, फर्स्ट लाइन इसकी ये बोलती है कि नथिंग हियर इन कंटेन, यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी हुई है, यानी इस पूरे बेयर एक्ट में, यानी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जितनी भी चीजें पढ़ रही है, वो किसी भी स्टैचू, किसी भी एक्ट और किसी भी रेगुलेशन को अफेक्ट नहीं करेगी। बस ये लिखा हो तो मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल्स लग रहे हैं वो सेल ऑफ गुड एक्ट में नहीं लगेंगे, वो आपके नेगोशिएबल में भी नहीं लगेंगे, वो आपके पार्टनरशिप एक्ट में भी नहीं लगेंगे। मतलब पार्टनरशिप एक्ट आपने अलग पढ़ना है, सेल ऑफ गुड एक्ट आपने अलग पढ़ना है, और नेगोशिएबल एक्ट आपने अलग पढ़ना है, ठीक है। तो जो यहाँ पे प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, वो जरूरी नहीं है कि वो बाकी में जितने पर्टिकुलर एक्ट है वहां पे भी फॉलो होंगे, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। जैसे मैं इंडेमनिटी की बात करूं तो वहां पे टर्म्स भी चेंज हो जाते हैं, क्या बन जाता है, इंडेमनिफाइड और इंडेमनिफायर। यहाँ पे क्या टर्म है, प्रोमिसर और प्रोमिसी। जैसे मैं नेगोशिएबल की बात करता हूँ वहां पे क्या वर्ड आ जाता है, ड्रॉयर ड्रॉई। यहाँ पे क्या वर्ड है, प्रोमिसर और प्रोमिसी, कंसिडरेशन। तो हर बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग उसके प्रिंसिपल्स चेंज हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट लॉ के प्रिंसिपल्स बाकी के जितने भी बेयर एक्ट है उन पर कोई इफेक्ट और प्रभाव नहीं डाले। That is my basic interpretation of this bear act. Yes, Anjali. अभी आपने बताया स्टैट्यूज का कि एमसीडी का होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया। सर मैंने यहाँ पे डाला अभी गूगल पे, तो यहाँ आ रहा है ऑल द रिटन लॉज ऑफ द पार्लियामेंट। Yes, ये it, इसको देखो क्या लेंगे? स्टैचू आखिरी में जाके जितने भी रिटर्न लॉज है पार्लियामेंट के, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट के नीचे कुछ सब बॉडीज है। अगर पार्लियामेंट कुछ रूल्स बनाता है तो उसके नीचे सब बॉडीज भी होती है। सब बॉडीज क्या होती है, सब लेजिस्लेशन, जिनको हम डेलीगेशन अथॉरिटी बोलते हैं। डेलीगेट मतलब पार्लियामेंट ने लॉ बनाया फॉर एग्जाम्पल पुलिस वालों के लिए, ठीक है, पार्लियामेंट पुलिस वालों के लिए भी लॉ बना सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी लॉ बना सकता है। अब पार्लियामेंट से नीचे नीचे चीजें आप बात करो तो पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट।
ऐसे स्टेट का भी अपना क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद। अब स्टेट के नीचे कुछ बॉडीज आती है, जैसे मैं एमसीडी की बात करूं तो एमसीडी में भी कुछ बॉडीज आएगी, ऐसे उससे भी नीचे नीचे क्या कुछ बॉडीज होती है, ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर में डिवाइड होती है सारी बॉडीज। तो वो अपने जितने भी रिटर्न लॉस बनाती है ना, जो पर्टिकुलर बेयर एक्ट में कोडिफाइड नहीं हुए, उनको स्टैट्यूट बोलते हैं। इट कैन आइदर बी ऑफ पार्लियामेंट और इट कैन आइदर बी ऑफ सब बॉडीज। ठीक है, उनको हम स्टैट्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान से देख इसको लो। फिर हम डेलीगेशन पावर्स भी बोल सकते हैं ना, जैसे अभी आपने डेलीगेशन पावर्स बताया। भी बोल सकते हैं, इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेचर बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस है, वो जितने भी बेयर एक्ट है, उन पे कोई इफेक्ट और प्रभाव नहीं डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए कुछ भी, मतलब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, ये तो लिखा हुआ कि प्रभाव नहीं डालेंगे, ये भी लिखा हुआ है कि इसके प्रोविजन दूसरों के बेयर एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए, यानी टकराव नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल ये कहता है कि प्रॉमिसर है और प्रॉमिसी है, जब प्रॉमिसर प्रॉमिसी को प्रपोजल दे देगा तो वो क्या बन जाएगा, एक्सेप्टेंस बन जाएगा। अब ये वाली सारी चीजें बेसिक बेसिक चीजें वो हर जगह एप्लीकेबल होगी अगर हम नॉर्मल एक लॉ की भी बात करेंगे। ठीक है, तो कोई भी चीजें इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर। ठीक है, पहली बात ये कह रहा है कि ये पूरा बेयर एक्ट किसी पे प्रभाव नहीं डालेगा। दूसरी बात कह रहा है कि इसके सारे प्रोविजन इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए, किसी भी बेयर एक्ट से टकराव में नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो ये तो बेसिक सा इंटरप्रिटेशन था कॉन्ट्रैक्ट लॉ का। ठीक है, अब हम इसके इंटरप्रिटेशन क्लॉज अगर शुरू करते हैं, ठीक है, तो हमें दिखता है कस्टम ऑफ ट्रेड, कस्टम ऑफ ट्रेड का मीनिंग क्या है? कस्टम और ट्रेड ऑफ कोर्स सब कोई ना कोई यहाँ पे बिजनेस करता होगा। फॉर एग्जांपल ऋतिक का कोई बिजनेस है। ठीक है, ऋतिक के बिजनेस में कस्टम और ट्रेड ऐसा है कि जब भी कोई पर्टिकुलर आइटम डिलीवर होगा तो वो पैक्ड होके होगा, या फिर वो पर्टिकुलर किसी चीज में जाकर डिलीवर होगा, ये ऋतिक का कस्टम है बिजनेस का। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर बिजनेस का कुछ भी कस्टम हो, लेकिन जितने भी प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट के वो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। जैसे कि किसी पर्टिकुलर गैस को अगर डिलीवर करना है, आप देखते होंगे गैस के बड़े बड़े ट्रक जाते हैं। पेट्रोलियम को हम कैसे डिलीवर करते हैं, पेट्रोल जब जाता है कैसे डिलीवर करते हैं, क्या बाय कस्टम टैंक, बाय टैंक, बाय by टैंक। मतलब जो अब कोई टैंक ऐसे होता है। लूज ही उसको डिलीवर कर दे, नहीं सर। हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर बिजनेस का क्या कस्टम है कि जब भी पेट्रोल आएगा वो कैसे आएगा, टैंकर में आएगा। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल्स जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के हैं वो सारे एप्लीकेबल होंगे, यानी ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी पेट्रोल का, किसी आइटम का, तभी तो जाके वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होगा। तो जिसका जो कस्टम है वो फॉलो होगा और साथ में कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स भी फॉलो होंगे। ठीक है, सर जो आप वो सर जो आप वो प्रोविजंस का मीनिंग नहीं बता रहे थे, मैं जो पूछ रहा था आपसे, मैं ये पूछ रहा था जैसे कि मान के चलो कोई भी सेक्शन का प्रिंसिपल है और दूसरी कोई मतलब जैसे नेगोशिएबल एक्ट है, कुछ भी है, उसका प्रिंसिपल वहां पे यूज हो रहे हैं, तो सर उनको कैसे यूज करेंगे, मैं वो पूछ रहा था। उनको प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे? यस सर। नहीं देखो, अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट लॉ की, यहाँ पे टर्म्स अलग है, और जितने भी बेयर एक्ट बात करोगे आप, सेल ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और नेगोशिएबल, यहाँ पे टर्म्स अलग है, अलग अलग चीजें हैं। इसको हम अलगली इंटरप्रेट करेंगे, यानी इसके जो प्रिंसिपल्स है वो सिर्फ 1 से लेकर जितने भी बेयर एक्ट में सेक्शन है 74 तक सिर्फ उसमें फॉलो होगा, उसके अलावा इसके प्रिंसिपल्स कहीं नहीं एप्लीकेबल होंगे। और ऐसे ही नेगोशिएबल एक्ट की बात करूं तो नेगोशिएबल में जो चीजें दे रखी है, जैसे मैंने आपको क्रॉसिंग ऑफ चेक बताया है, इसको कैसे एंडोर्स करते हैं, किसको चेक करते हैं, क्या उसमें कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स लगे? द आंसर इज नो। ठीक है, सर कुछ 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 सेक्शन में आपने वो पढ़ाया था ना कि प्रोविजन जो होंगे वो पहले कॉन्ट्रैक्ट के माने जाएंगे, फिर उसके बाद ये सेक्शन माना जाएगा। हाँ, जब तक कि वो इनकंसिस्टेंट नहीं होते। यहाँ पे एक टर्म है इनकंसिस्टेंट, आपको दिख रहा है, मैंने ब्लू में मार्क कर रखा है यहाँ पे, इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल नेगोशिएबल में कोई ऐसी चीज है जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ से मेल नहीं खा रही है, जैसे कि मैं अगर ड्रॉयर और ड्रॉय की बात करूं, ड्रॉयर ये बोलता है कि ये बैंक में चेक डिपॉजिट करवाना है,
बट कॉन्ट्रैक्ट लॉ का ऐसा प्रोविजन है कि ये चेक डिपॉजिट नहीं करवा सकते, तो वो क्या कह रहे हैं, आपस में टकराव में, तो ऐसी चीजें एप्लीकेबल नहीं होगी। तो सिर्फ वही चीजें एप्लीकेबल होगी कॉन्ट्रैक्ट लॉ की जो आपस में टकराव में नहीं है। ऑफ कोर्स जैसे मैं और दीपांशु बात कर रहे हैं, मैं दीपांशु कुछ बात कर रहा है, मैं कुछ बात कर रहा हूँ, राहुल कुछ और बात कर रहा है, तो क्या हम तीनों की बात मेल खाती है? नहीं खाएगी। हमारा मीटिंग ऑफ द माइंड्स नहीं होगा। मतलब हम कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, और रियलिटी में बात कुछ और है। तो अगर हम तीनों की बात एक जैसी होगी तभी हमारे प्रिंसिपल्स और हमारे सोच विचार एक जैसे होंगे। ऐसे ही बेरख का हिसाब है। मतलब अगर सबके एक तरह के बेरख के क्या बोलते हैं विचार एक जैसे हैं तभी उनके प्रिंसिपल सेम एप्लीकेबल होंगे। अगर नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, एक दूसरे से मेल नहीं खाते, तो वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। सर जो हमारा ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेल्स ऑफ गुड है सर, ये भी एक तरीके के कॉन्ट्रैक्ट ही हो गए फिर तो सारे की कॉन्ट्रैक्ट्स इनको नहीं बताया गया पूरी तरह। ऑफ कोर्स एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज की तरह हम समझे तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको चेक नहीं दिया, आपने इतने अमाउंट का इनकैश नहीं हुआ, उसका ब्रीच हो गया, तो ब्रीच होने के बाद मेरे को सजा मिल जाएगी। बट हम उसको प्योरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता तो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इंक्लूड कर देते हैं चारों बेरख को। इन्होंने नहीं इंक्लूड किया है, सेल ऑफ गुड, पार्टनरशिप और नेगोशिएबल को अलग करके दिखाया है। अगर इनको प्योरली हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं तो ये इसी बेयर एक्ट में हम पढ़ रहे होते हैं दिन दिन, इसके पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, तो मतलब इसके सिंपल बताओ। तो सिंपल सी बात मतलब जैसे कि अगर मैं सिंपल सी बात, अगर बाई चांस कोई मेरे पास अगर कोई बैंक का केस आता है जैसे चेक वगैरह, तो मेरे को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे ही ध्यान देना पड़ेगा। यस ऑफ कोर्स, यस। और जज सर जैसे फ्रंट ऑफ द जज के सामने अगर मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलूंगा, मैं उसको इंस्ट्रूमेंट ही बोलूंगा। यस, इंस्ट्रूमेंट बोलोगे, उसके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलोगे। ठीक है, यस अंजलि। सर अभी आपने ये जो थिंकिंग की बात करी कि तीनों की सोच अलग है, तो मतलब अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेकर चले, जैसे आपने पार्टनरशिप में बोला था कि पार्टनरशिप तभी चल सकती है जब म्यूचुअल एजेंसी हो, मतलब कि तो हम यहाँ पर ये वर्ड ले सकते हैं ना, अगर इनडायरेक्टली अनदर वर्ड में अगर हमें बोला जाए तो? हाँ, वो तो म्यूचुअल एजेंसी हो जाएगी ना। अथॉरिटी दे रखी है आपने सामने वाले को कि मेरा काम आप कर देना ऑन द बिहाफ, यही तो होता है पार्टनरशिप में। तो ठीक है, उसमें तो आप एक्सप्रेसली, फॉर एग्जांपल मेरा कोई एजेंट है, कुछ इमेजिन करो कि मैंने कुछ काम करने को आपको दिया है, तो आप मेरे क्या बन जाओगे, एजेंट बन जाओगे, यानी मेरी एक्सप्रेस अथॉरिटी आपके पास कि आप वो काम कर सकते। ठीक है, दिस इज नॉट। अब इसका जो बेसिक क्लॉज है जहां से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या बता रहा है, एक प्रपोजल के बारे में बता रहा है, एक प्रॉमिस के बारे में बता रहा है, कंसिडरेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये सारे बेयर एक्ट के सारे सेक्शन है, ये जे तक डिफाइंड है। ये जे तक डिफाइन करने के लिए हमारे पास, अगर मेरे को पर्टिकुलर ये बेयर एक्ट नहीं आता तो मैं एक पिक्चर में इस पूरे बेयर एक्ट को इंक्लूड कर सकता हूँ। एक पिक्चर दिखाऊंगा जिसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि जितने भी ए से लेकर जे तक सेक्शन है हमें लर्निंग नहीं करना है। हमें लर्निंग नहीं करना है। एक फोटो है, एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है। अब ये बताओ प्रपोजल किसको कहते हैं? एनीवन ऑफ यू, क्या है प्रपोजल? ये किसी को हम प्रपोज कर रहे हैं वो वाला प्रपोजल है? व्हाट इज दिस प्रपोजल? नहीं सर, सर प्रपोजल वो है कि जैसे कि मैं आपको कह दूं सर आपको ये गुड खरीदने हैं, इस तरीके का प्रपोजल। ये तो सेल्स ऑफ गुड का हो गया। पर प्रपोजल देना सर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ओके, यस राहुल, यू वांट टू ऐड? सर प्रपोजल एक किस्म से सर ऑफर भी हो सकता है कि मैंने आपको मतलब ऑफर दिया कि मेरे मेरे गुड्स, मतलब जैसे कि मैंने आपको ऑफर दिया कि मेरे गुड्स ले लो, और आपने ऐसे, तो ये किस्म का ऑफर भी हो सकता है सर प्रपोजल। चलो ठीक है, यस अंजलि। सर फॉर एग्जाम्पल कि ए ने बी को बोला कि मैं अपना हाउस सेल करना चाहता हूँ 1 लाख में, तो वो उसको प्रपोजल दिया गया है कि वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं। ओके, दीपांशु। सर प्रपोजल मतलब जो कोई वन पार्टी इंडिकेट करती है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। ठीक है, ओके। देखो अब आपको कैसे लॉयर बनना है और लीगल टर्म को कैसे यूज करना है, ये आपके सारे जितने भी थे, जितने भी आंसर्स थे, ये सारे मैं बोलूंगा एक तरह से लीगल लैंग्वेज नहीं है। एक लेमन लैंग्वेज को भी पता है, एक नॉर्मल पर्सन को भी पता है कि प्रपोजल का क्या मतलब है। अब आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, लैंग्वेज यूज करोगे, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस।
अब ये सिग्निफाइज का क्या मतलब है? सिग्निफाइज का मतलब यहाँ पे है कम्युनिकेशन। सिग्निफाइज का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन, मतलब एक पर्सन दूसरे को कम्युनिकेट कर रहा है, विलिंगनेस। अब ये विलिंगनेस क्या है? विलिंगनेस यानी अपनी इच्छा बता रहा है, ठीक है, कि मैं ये चीज करना चाहता हूँ या फिर नहीं करना चाहता हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, उससे रिटर्न में उसकी एसेंट मांग रहा हूँ, तब वो जाके प्रपोजल कहलाता है। अब एसेंट और कंसेंट में क्या डिफरेंस है? आप लोगों को स्क्रीन पे एसेंट दिख रहा होगा और एक वर्ड है कंसेंट। प्रपोजल में भी तो कंसेंट मांग रहे हैं, यहाँ पे एसेंट क्यों लिखा हुआ है? सर वो एक एसेंट में वो अपनी इच्छा दिखाता है जो प्रपोजल बना रहा है, और कंसेंट में उसकी इच्छा लेने के लिए। ऑफ कोर्स, अगर मैं अपनी इच्छा दिखा रहा हूँ, एसेंट दिखा रहा हूँ, तो सामने वाले को मैं यस करवाना चाहता हूँ ना, उसकी भी तो एसेंट लेना चाहता हूँ, ये थोड़ा मेरी तो एसेंट है। अब यहाँ पे लिखा है 1% सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर। मैं यहाँ पे एसेंट सामने वाली की ले रहा हूँ, मेरी तो एक्सेप्टेंस है ही, मैं तो प्रपोजल कर रहा हूँ तो मेरी तो एक्सेप्टेंस है, मैं सामने वाले की एसेंट ले रहा हूँ। तो एसेंट और कंसेंट में क्या डिफरेंस है? ये इज डिफरेंशियल। रेसेंट जैसे मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स, ओके, यस इट कैन बी। अब एसेंट और कंसेंट में अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो कंसेंट हमेशा और हमेशा 18+ अबव वाला पर्सन दे पाता है, यानी मेजॉरिटी ऑफ पर्संस आर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। तो मतलब अगर कंसेंट चाहिए तो 18 साल से ऊपर ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब किसी भी प्रपोजल की बात करूं, कोई भी पर्सन अगर प्रपोजल करता है तो यहाँ पे कंसेंट की बात नहीं करी गई है, यहाँ पे एसेंट की बात करी गई है। मतलब क्या कहा गया है कि कोई भी पर्सन जो सामने ऑफर रख रहा है, ठीक है, कोई भी पर्सन जो सामने ऑफर रख रहा है, यहाँ पे ये नहीं बताया है कि उसकी एज क्या होनी चाहिए, इतना बताया कि सिर्फ ऑफर बढ़ रहा है, वो सिर्फ अपना प्रपोजल रख रहा है। अगर यहाँ पे कंसेंट वर्ड यूज हुआ होता तो कंसेंट टर्म का ये मतलब है कि सामने वाले की एज भी मैटर करती है। तो यहाँ पे अगर मैं कंसेंट ऐड कर दूं तो यहाँ पर एज भी मैटर करेगी, लेकिन यहाँ पे एसेंट यूज हुआ है, तो एसेंट का मतलब ये कि मीटिंग ऑफ द माइंड्स, दोनों जैसा सोच रहे हैं वैसा ही सेम टर्म्स में सामने वाले को प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है। अगर यहाँ पे कंसेंट यूज हो जाता है तो एज ऑफ मेजॉरिटी आ जाती है, दैट इज 18+ इन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब कैसी तरह की एसेंट मांग रहा है? कुछ करने की भी और कुछ ना भी करने की। ध्यान से देखो, उसकी विलिंगनेस यानी तुम ये काम कर दो, और एब्सटेन यानी वो काम ना भी करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस दिखाई कि ये काम कर दो, टू डू समथिंग, और एब्सटेन टू डू एनीथिंग, ये काम ना करो। क्या करने के लिए? करने के काम करने के लिए या काम ना करने के लिए भी सामने वाले की एसेंट जरूरी है, उसको हम बोलते हैं प्रपोजल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बात समझ आई? सर आपने भी असेंट में बताया कि उसको जैसा सेम प्रपोजल होगा उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया? आवाज नहीं आ रही थी। सर आपने बताया कि असेंट में सेम प्रपोजल उसको एक्सेप्ट करना होगा, हाँ, और कंसेंट में सर वो सेम प्रपोजल एक्सेप्ट करे ना करे उसकी मर्जी है वो। देखो देखो, कंसेंट का मैंने मेन मतलब बताया कि कंसेंट देने के लिए ना पहले तो एडल्ट बनना पड़ता है, ठीक है। कंसेंट देने के लिए अगर किसी पर्टिकुलर एग्रीमेंट कोई बन रहा है, ठीक है, तो एग्रीमेंट में आप देखोगे कि कंसेंट फ्री कंसेंट के साथ दी जाती है, यानी सामने वाला जो दे रहा है उसको प्रेशर में वो कंसेंट नहीं देगा, कोर्शन में नहीं देगा, फ्रॉड से कंसेंट नहीं देगा, वो उसका फ्री कंसेंट होगा। ये लेकिन एसेंट मांगी है, यहाँ पे एज की बात नहीं होगी, ठीक है। मतलब एक प्रपोजल रख दिया है, अब सामने वाले को इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो अपनी क्या करे, कंसेंट दे, एंड दैट टू की मेजॉरिटी की कंसेंट होनी चाहिए उसको, ठीक है। सर असेंट हमेशा जो प्रपोजल बनाता है वही देता है ना। नहीं नहीं, सामने वाला भी दे देता है एसेंट। देखो यहाँ पे एसेंट लिखा हुआ है सामने वाले की, देखिए एसेंट ऑफ दैट अदर, यहाँ पे कंसेंट यूज नहीं हुआ है, मतलब सामने वाले की एसेंट ले रहे हैं। यहाँ पे हमने तो प्रपोजल दे दिया, सामने वाले की एसेंट ले रहे हैं हम। अबे हमें ये नहीं पता कि उसकी एज क्या है। अब सामने वाला अपना कोई भी, या फॉर एग्जाम्पल उसने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया, अब हमें पता नहीं है कि उसकी एज क्या है। ध्यान से देखो,
अब हमें बाद में पता लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि वो 18 साल से छोटा है, तो हम ये बोलेंगे कि ये कंसेंट क्या दी गई है, माइनॉरिटी की कंसेंट ली गई है और ये कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली वॉइड है। उसने अपनी हाँ तो कह दी एसेंट में, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया तब हमें ये पता लगा ये तो कंसेंट उसकी क्या है, माइनॉरिटी वाली कंसेंट है, किसी बच्चे की कंसेंट ली गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड। तो मतलब यहाँ पे सर जो सेम प्रपोजल आपने बोला है, यहाँ पे जो सेम प्रपोजल एक्सेप्ट बोला है, तो यहाँ पे तो ये भी बात बोल रहा है कुछ एक्सेप्ट करनी चाहिए कुछ नहीं करनी चाहिए, तो सेम प्रपोजल कहाँ से होगा सर असेंट के अंदर? सेम प्रपोजल मीन्स जैसा कि आप कह रहे हो ना, जैसे कि मैंने प्रपोजल बनाया उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जैसा प्रपोजल बनाया उसको असेंट को वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर यहाँ पे वो बोल रहा है कि कुछ ऑब्टेन फ्रॉम डूइंग एंड विद ऑब्टेनिंग विद द असेंट, कुछ करेगा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, नहीं नहीं, कुछ करेगा कुछ नहीं करेगा ये नहीं बोला मैंने। कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनेगा कि ये तो करे, ये नहीं करे तो ये हटे इससे करके, मतलब तुम ये नहीं कह रहे ये करे या ये करे, ये वाली बात नहीं है इसमें। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि 5 बजे इतनी पेट्रोल पहुंच जाना चाहिए, ये मैं करने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ। ठीक है, ना करने का कॉन्ट्रैक्ट मैं कैसे दूंगा, ना करने का कॉन्ट्रैक्ट दूंगा फॉर एग्जाम्पल आप इस पर्टिकुलर फंक्शन में नहीं आएंगे या इस पर्टिकुलर जगह पे नहीं आएंगे, ये क्या ना करने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ ये कर लो ये कर लो, मैं एक ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, या तो आप कर लो या फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ आप ये काम ना करो। जैसे मेरी ड्यूटी है क्या बोलते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं जाऊंगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा करता हूँ, ठीक है, कि मुझे इस प्लेस पे नहीं जाना, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एब्सटेन कर रहा हूँ अपने आप को जाने से। ऐसा नहीं है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ करने का भी और ना करने का भी। ठीक है, जैसे नेग्लिजेंस का होता है, नेग्लिजेंस में क्या होता है कि आप ये काम नहीं करेंगे, रैशली ड्राइविंग नहीं करेंगे, यही होता है। नेग्लिजेंस का क्या मतलब होता है, आप रैशली कोई काम नहीं करेंगे। अब मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता हूँ ऋतिक तुमसे और ये लिखवाता हूँ यू विल नॉट एक्ट नेग्लिजेंटली, तो क्या मतलब है, आप ये काम नहीं करेंगे नेग्लिजेंटली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नेग्लिजेंटली भी काम कर लो और ये भी चॉइस है नेग्लिजेंटली काम ना भी करो, ये नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे। आर यू गेटिंग माय यहाँ पे पॉइंट? सिर्फ डूइंग एनीथिंग जो पॉइंट यूज हुआ है, एब्सटेन, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, पूरा वर्ड पढ़ो, एब्सेंट फ्रॉम ना करने से, ध्यान से पढ़ो, डूइंग नहीं है, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग है यहाँ पे वर्ड यूज हुआ। ठीक है, यस अंजलि। अगर देखा जाए तो मतलब ये है ना कि कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए फ्रॉम द क्या कहते हैं कोर्जन एंड टू फ्री होनी इन्फ्लुएंस इन चाहिए, सबसे। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, मेजॉरिटी वाली कंसिडरेशन होनी चाहिए, और जितने भी अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक किसी से भी वो तो फ्री फिर फ्रॉम मतलब कि डिस्ट्रैक्शन इसका होती है। सेक्शन 10 इस पे अप्लाई कर सकते हैं हम। सेक्शन 10 अप्लाई कर सकते हैं, यस। और सब मतलब ये है कि इसमें एज मेंशन होती है, और जो एसेंट वाला होता है उसमें एक तो देखो एसेंट एज तो मैं भी मेंशन दे नहीं दूंगा, होती है। मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, हाँ। एसेंट मैंने दे दी, बट हमें मुझे पता था कि तुम्हारी एज फॉर एग्जांपल 18 से कम है, मुझे नहीं पता। अब ये कोर्ट में जाके इन्फोर्स होता है, मुझे पता लगा आपकी एज 17 है, तो क्या इन्फोर्स हो पाएगा वो कोर्ट में? द आंसर इज एसेंट तो दे दोगे आप, लेकिन आपकी कंसेंट बाद में पता लगेगी कि आपकी तो एज ही नहीं थी, तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं करना सकते। ठीक है, ऐसे पढ़ा था आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में इस पर्टिकुलर कंसेंट और एसेंट में डिफरेंस। इस लाइन का दोबारा बता दो सर। चलो ठीक है, आ रहा हूँ मैं, ये रिकरिंग मीटिंग है, फिर मैं एक बार लिंक दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लो। सेम लिंक नहीं है। नहीं नहीं, रिकरिंग नहीं है, 2 मिनट में एंड हो रही है, नेक्स्ट लिंक दे रहा हूँ, आ जाओ उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, आई एम ज्वाइनिंग।